गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के हिंदी की एक पुस्तक है स्पर्श, जिसके गद्यखंड में आपका चैप्टर है एवरेज मेरी शिखर यात्रा। बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल जिन्होंने एवरेज मेरी शिखर यात्रा एक यात्रा वृतांत लिखा। जैसा कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था गद्य की विभिन्न विधाओं के बारे में, निबंध, कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, ये सभी गद्य की विभिन्न विधाएं हैं। और इन्हीं विधाओं में एक विधा है यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत जिसमें लेखक अपनी यात्रा का वर्णन करता है, और यहाँ पर एक यात्रा वृतांत ही लिखा है बचेंद्री पाल ने, जो एक पर्वतारोही है। उन्होंने अपने उस पर्वतारोहण का एक रोमांचक यात्रा के रूप में यहाँ पर उसका वर्णन किया है। बचेंद्री पाल, जैसा कि आप नाम से परिचित होंगे, पहली महिला जिन्होंने हिमालय की उस चोटी को जीता या जिस पर विजय प्राप्त की, पहली भारतीय महिला थी। पर्वत क्षेत्र में रहने वाली थी, जिसके कारण प्रकृति और पर्वतों से उनको एक विशेष प्रेम था। और यही कारण था कि उन्होंने अपनी इस यात्रा को अन्य लोगों की अपेक्षा सुगमतापूर्वक पूर्ण किया। एक एवरेज अभियान में इनको शामिल किया गया था, और एक लंबे अभ्यास और कठिन परिश्रम के बाद इन्होंने एवरेज हिमालय की उस एवरेज चोटी पर विजय प्राप्त की। उसी का जो यात्रा का वर्णन है उन्होंने इस पाठ में वर्णित किया है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। पर्वतीय क्षेत्र था, बर्फ पड़ती थी, और बर्फ से जो रास्ते होते थे वो बंद हो जाते थे। इसलिए एवरेस्ट अभियान दल, जो उस एवरेस्ट की यात्रा का एक दल था जिसमें बचेंद्री पाल की एक सदस्य थी, जब वो दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से वो दल चला, तो उस दल से पहले ही एक दल को वहां पर भेज दिया गया था, जिससे वो इन दल के रास्ते को सुगम बना सके, अर्थात रास्ते की बर्फ को हटा सके और इन लोगों के लिए रास्ता बना सके। हिमपात, जो बर्फ गिरती है तो वहां बर्फ जमा हो जाती है और रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। बेस कैंप वो कैंप होता है जहां पर आरंभ करते हैं, जहां पूरी व्यवस्था की जाती है। उसके बाद जब वो पर्वतारोहण करते हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे कैंप बनाए जाते हैं, लेकिन जो संपूर्ण सुविधा जो सामान होता है उनकी सुविधाओं के लिए वो बेस कैंप पर ही रहता है। नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। लेखिका ने बताया कि शेरपा जो पर्वतों पर रहते हैं या पर्वतारोहण का कार्य करते हैं, वहाँ जो सामान लाने ले जाने का कार्य करते हैं, वो शेरपालैंड एक स्थान है और वहाँ का एक बाजार है, जो एक नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान पर यहीं के आसपास के गांव के होते हैं जो
पर्वतारोहियों की मदद करते हैं, उनका सामान उनके साथ लेकर के चलते हैं। यहीं से लेखिका ने कहा कि मैंने सबसे पहले एवरेस्ट की उन चोटी को देखा। नेपालियों में काठमांडू जो कि नेपाल में है और वहीं से उनको चढ़ाई आरंभ करनी थी। उन्होंने कहा कि नेपालियों में सागर माथा के नाम से इस चोटी को जाना जाता है। सागर माथा, सागर कहते हैं समुद्र और माथा कहते हैं मस्तक, जो समुद्र का मस्तक है। इस तरह से प्रतीत होती है हिमालय की वो चोटी, ऐसी लगती है जैसे वह समुद्र का मस्तक है। और इस नाम को जानकर के लेखिका को एक अनोखा आभास हुआ, सुखद आभास हुआ, अर्थात उसको बहुत अच्छा लगा वो नाम। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बढ़ता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। एक बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर ने काव्य लिखा था कुरुक्षेत्र, और उस काव्य में युधिष्ठिर को नीति का ज्ञान देते हुए भीष्म पितामह ने एक पंक्तियां कही थी। दिनकर जी ने पितामह जी के माध्यम से वो पंक्तियां कहलवाई। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, ये उनका है जो चरण रूप निर्भय होकर करते हैं। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और उन कठिनाइयों का सामना करते हुए जो निरंतर आगे बढ़ जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। और जो उन कठिनाइयों का सामना करने से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, उनको जीवन की वो श्रेष्ठता कभी प्राप्त नहीं हो पाती। और यही भाव लेखिका अर्थात बचेंद्री पाल के मन में भी था। उन्होंने कहा कि मैंने जब एवरेस्ट की ओर देखा तो एक बड़ा सा फूल मुझे बर्फ का दिखाई दिया। एक ध्वज के समान, एक झंडे के समान जो लहराता हुआ सा लग रहा था। मुझे ज्ञात हुआ, मुझे बताया गया कि लगभग शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर की गति से जब हवा चलती है तो सूखी बर्फ उड़ती है, और उस सूखी बर्फ के कारण ही ये इस तरह का ध्वज बन जाया करता है। लगभग 10 किलोमीटर की लंबाई भी हो सकती है इस ध्वज की। इस तरह के तेज हवा वाले बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ता है पर्वतारोहियों को। और जब लेखिका को ये ज्ञात हुआ कि इस तरह के बर्फीले तूफान का पर्वतारोहण के मध्य हमको सामना करना पड़ सकता है, तो एक भय उत्पन्न हुआ उसके मन में, एक डर उत्पन्न हुआ और लगा कि कहीं यदि खराब मौसम हो गया और इस तरह की का बर्फ का तूफान आ गया तो उसके मन में उस दृश्य की कल्पना करके ही एक भय उत्पन्न हो गया। लेकिन उसके मन में उस एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, उस एवरेस्ट को ऊपर जाकर देखने की जिज्ञासा इतनी अधिक थी कि उस जिज्ञासा ने उसके उस भय को दबा दिया और वो उस पर्वत के कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करने लगे। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का सुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने
में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। जब 26 मार्च को पेरिस नामक स्थान पर पहुंची लेखिका तो उसे पता हुआ, ज्ञात हुआ, बताया गया कि बर्फ खिसकने के कारण, हिमस्खलन, बर्फ का खिसकना, एक शेरपा कुली जो वहाँ के स्थानीय थे, उनके यात्रियों के, पर्वतारोहियों के सामान को लाने ले जाने का कार्य करते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे। ऐसे एक कुली की मृत्यु का दुखद समाचार लेखिका को प्राप्त हुआ। एक पहाड़ी से बर्फ खिसकी थी, जो लोथसे की ओर से बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी और जिसमें 16 शेरपा कुलियों का एक दल था जो उसमें फंस गया था और उसी में से एक कुली की मृत्यु हो गई थी और 4 कुली घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल फुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। इस समाचार को सुनकर के जो दल था, उस दल के सदस्यों के चेहरे पर अवसाद अर्थात दुख उत्पन्न हो गया और उनके उस दुख की अवस्था को देख करके जो उनके उस दल के नेता थे कर्नल फुल्लर, उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने बताया कि इस तरह के अभियानों में, इस तरह के कठिन कार्यों में हमें खतरों को तो अपने ध्यान में रखना ही है, खतरों से तो हमको भिड़ना ही है, लेकिन हमें अपनी मृत्यु के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते में हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है और उस दुर्घटना के लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा उनको हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप ए 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। इससे पहले लेखिका ने लिखा था, मैंने आपको बताया था कि लेखिका के दल से पहले एक दल उनके रास्ते को सुगम बनाने के लिए जा चुका है और उस दल का जो नेतृत्व कर रहे थे उसके उपनेता थे प्रेमचंद जी, जो उस दल का नेतृत्व कर रहे थे। 26 मार्च को वह पेरिस लौट आए, जिस स्थान पर ये लोग रुके हुए थे। उन्होंने आकर के बताया कि हिमपात किस तरह से हो रहा है और उनके दल ने लगभग 6000 मीटर तक जो कैंप बनाया गया है, पहला कैंप बनाया गया है बेस कैंप के बाद, वहाँ तक हिमपात जहाँ तक हो रहा है उस तक का रास्ता जो बर्फ से घिरा हुआ था उसको साफ कर दिया है और यह भी बताया कि किस तरह से रस्सियां बांध करके पुल तैयार किए गए, झंडियां लगा करके रास्ते को चिन्हित किया गया है और जो कठिनाइयां रास्ते में आ सकती हैं उन कठिनाइयों के बारे में पहले से विचार कर लिया गया है, पहले से जायजा ले लिया गया है उनका। और उन्होंने बताया उन सभी लोगों को कि बीच में एक ग्लेशियर बर्फ की नदी है, बर्फ जब पिघलती है तो उसको ग्लेशियर बोलते हैं। नदी एक जल की, बर्फ की नदी बहने लगती है
और यहाँ तक कि अभी भी बर्फ का गिरना जारी है, अर्थात बर्फ अभी भी पड़ रही है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण, अब क्योंकि बर्फ पड़ रही है, हिमपात हो रहा है, तो जो रास्ता वहां तक का हमने साफ किया है, उस रास्ते में फिर से बदलाव हो सकता है, अर्थात फिर से बर्फ गिर सकती है, रास्ता बंद हो सकता है, और जो मेहनत हमने अब तक की है, हो सकता है कि वो हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाए और हमको दोबारा से उस रास्ते को बनाने का कार्य करना पड़े। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे। लेखिका ने कहा जब हम बेस कैंप पर पहुंचे उससे पहले ही हमें एक और व्यक्ति की मृत्यु का दुखद समाचार मिल गया। जलवायु अनुकूल न होने के कारण, अब क्योंकि वहां बर्फ अधिक पड़ती है, शीत अधिक होता है, तो उस तापमान में अपने आप को सभी एकदम से नहीं ढाल पाते। शुद्ध वायु या जिस तरह की वायु उनको चाहिए वो वहाँ पर पूरी तरह से नहीं मिल पाती। तो ये विभिन्न कारण थे और उन्हीं कारणों के कारण उनके एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। और इस तरह की बातें जब लेखिका और उनके दल के लोगों ने सुनी और उनको ज्ञात हुई तो निश्चित रूप से उन्हें लगा कि हमारी स्थिति संतुष्टिपूर्ण नहीं है, आशाजनक नहीं। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोटसे और लोटसे की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। एक उत्सुकता थी, एक जिज्ञासा थी, एक उल्लास था लेखिका के मन में। लेखिका ने कहा मैंने उस एवरेस्ट की चोटी को, उस एवरेस्ट शिखर को इससे पहले भी 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से देखा था, एक निश्चित दूरी से देखा था। इतने करीब से देखने का मुझे कभी मौका नहीं मिला। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा अन्य श्रेणियों को देखा। श्रेणियां जो शिखर थे उनके, उन अन्य शिखरों को देखा, और जब मैंने उनको इतने नजदीक से देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं भौचक्की रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। और एवरेस्ट लोटसे और लुत्से, ये जो विभिन्न श्रेणियां थी, विभिन्न शिखर थे, इनकी ऊंचाइयों से घिरी हुई एक बर्फीली जो टेढ़ी मेढ़ी नदी बह रही थी, मैं उस टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। प्रकृति के उस सौंदर्य में, कहने का तात्पर्य ये है कि लेखिका खो गई, अर्थात प्रकृति का इतना सौंदर्य वहां पर बिखरा हुआ था कि उस सौंदर्य को निहारने के बाद लेखिका उस सौंदर्य में खो सी गई। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम भीतर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। हिमपात बर्फ का गिरना, और केवल एक हल्के रूप में बर्फ का गिरना नहीं, बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना। खंड, विशाल चट्टानें, वो बर्फ की चट्टानें खिसकती हैं, गिरती हैं। लेखिका ने कहा कि हमें बताया गया था कि अक्सर जब ग्लेशियर बहता है तो ग्लेशियर के बहने के कारण बर्फ में हलचल हो जाती है और उस हलचल के कारण ये चट्टानें खिसक जाती हैं, गिर जाती हैं, और भी अन्य कारण होते हैं। और इस
सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार, और सीधे नीचे की स्थिति में जब दरार पड़ जाती है तो इस विचार से ही हिम की तरह एक हिम का जो बन जाता है, नदी सी बन जाती है, हिमकुंड सा बन जाता है, उसमें उसके बारे में कल्पना करने का विचार ही बहुत डरावना था। और ऐसी इस भयानक स्थिति के बारे में हमें बताया गया था कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हमारी जो यात्रा का ठहराव था, उस यात्रा का जो समय था, ऐसे समय में लगभग ये हिमपात सभी आरोहियों, उस पर्वत पर चढ़ने वालों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा, अर्थात इसका भय हमको निरंतर बना रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। दूसरे दिन हम अपने अधिकांश सामान को हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए और हमारे दल में जो थे डॉक्टर मीनू मेहता, उन्होंने हमें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग हमको किस तरीके से करना है, इस के बारे में हमको बताया। बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को किस तरह से बांधना है और अन्य किस तरह के कार्य हमको अपनी इस यात्रा के दौरान करने हैं, किस तरह की तकनीकी का प्रयोग हमको करना है, इन सब के बारे में उन्होंने हमको विस्तृत जानकारी दी। अर्थात हमको पहले विस्तार से उन सभी बातों के बारे में बताया गया कि किस तरह की परिस्थिति में हमको किस तरह का कार्य करना है। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित। रीता गौमू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। लेखिका ने कहा तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक हमने अपना सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास किया। उसके लिए वो दिन निश्चित किया गया था। रीता गोमू जो उनकी एक साथी थी और लेखिका साथ साथ चढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पास एक वॉकी टॉकी था बात करने के लिए, जिससे हम हर समय की अपनी जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे और हमारी उस जानकारी के आधार पर कर्नल खुल्लर बहुत प्रसन्न हुए जब हमने उनको ये सूचना दी कि हम उस कैंप 1 तक पहुंच गए हैं। तो कर्नल खुल्लर बहुत प्रसन्न हुए और उसका एक कारण यह भी था क्योंकि कैंप 1 तक पहुंचने वाली केवल 2 ही महिलाएं थीं, जिनमें एक लेखिका थी और दूसरी रीता गोमू जो उनके साथ यात्रा कर रही थी। अंगूर जी, रूपसान और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी और जो साथी थे उनके अंगूर जी, रूपसान और गगन बिस्सा जो साउथ पोल पर पहुंच गए थे, 29 अप्रैल को उन्होंने धरातल से नीचे से 7,900 मीटर पर कैंप नंबर 4 अर्थात चौथा कैंप लगा लिया और इस प्रगति को देख करके सभी ने संतोष प्रकट किए। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री बेबी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात का विशेष महत्व दिया
इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। न जाने कितने बार प्रयास करता है व्यक्ति और उन विभिन्न प्रयासों के बाद कहीं जाकर के उसको सफलता मिलती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस सफलता को पाने के लिए जितना सोचा था उससे कहीं अधिक प्रयास व्यक्ति को करना पड़ता है। अप्रैल में लेखिका ने कहा कि मैं बेस कैंप में थी। तेनजिंग अपनी पुत्री बेटी के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम दल के प्रत्येक सदस्य से मिलना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो कुली थे उनसे भी व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। जब मुझसे वो मिले और उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो मैंने अपने परिचय में यह बताया कि मैं नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब मैंने अभी अभी सीखा है, इससे पहले मेरे पास कोई अनुभव नहीं है और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे, उन्होंने कहा तो मेरी इस बात को सुन करके कि मैं नौसिखिया हूँ अर्थात नया नया सीख रही हूँ, इससे पहले का मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। तो वो हंसे और उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी यह पहला ही अभियान है, लेकिन इससे पहले मैं 7 बार इस पर चढ़ने की कोशिश कर चुका हूँ, इस अभियान में शामिल हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक एवरेस्ट की चोटी पर नहीं पहुँच पाया। लेकिन तुम्हें देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक पर्वतीय लड़की हो और तुम्हें पहले ही प्रयास में उस शिखर तक पहुंच जाना चाहिए। और उनकी इस बात को सुनकर के लेखिका के मन में भी एक उत्साह का संचार हुआ। उसे भी लगा कि मैं इस कार्य को पूरा कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आगे आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे।